छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी नंदलाल सिंह कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर सारण। आज आप लोगों को TDC पार्ट 2 पेपर 4 के 4th यूनिट का आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, अर्थात मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का वर्गीकरण एवं संरक्षण। छात्रों, सबसे पहले जान लेना जरूरी है, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी परिभाषा की तरफ थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। पहले परिभाषा, मिट्टी की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि खनिज, मिट्टी खनिज एवं जैव तत्वों के गत्यात्मक सम्मिश्रण है। मिट्टी खनिज एवं जैव तत्वों का वैसा गत्यात्मक सम्मिश्रण है जिसमें वनस्पति एवं पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके आवश्यक तत्वों में खनिज तथा जैव पदार्थों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह खनिज 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन, जिसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा नाइट्रोजन, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम। यह मिट्टी के प्रधान पोषक तत्व हैं। इन खनिजों से मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है। मिट्टी के गौण पोषक तत्वों में सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता जैसे तत्व होते हैं। इसके अलावा मिट्टी में जैव पदार्थों का भी होना अति आवश्यक है, जो विघटित होकर सड़ गल कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। छात्रों, हमें यह जानना होगा कि विश्व स्तर पर मिट्टी को 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें कटिबंधीय जोनल, दूसरा कटिबंध आंतरिक इंटरजोनल या अपार्श्विक मिट्टी कहते हैं। कटिबंधीय मिट्टी उस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं जो जलवायु तथा वनस्पति के दीर्घकालीन प्रभाव से पूर्ण विकसित होता है। चूँकि इस प्रकार की मिट्टी का वितरण जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलता है, इसलिए इन्हें कटिबंधीय मिट्टी कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें पेडोल्फर तथा पेडोकल मिट्टी, इन्हें पेडोल्फर तथा पेडोकॉल मिट्टी भी कहते हैं। वह मिट्टी जिसमें एल्युमिनियम तथा लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिस प्रकार मिट्टी के निर्माण में लेटोजेशन प्रक्रिया काम करती है, अर्थात जिसके महत्वपूर्ण खनिज जैव पदार्थ अपक्षालन तथा अपवाहन द्वारा नीचे से ऊपर चले जाते हैं, लोहा तथा एल्युमिनियम जैसे बड़े आकार वाले खनिज ही बच जाते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी के वर्गीकरण को देखा जाए तो मिट्टी के वर्गीकरण को एक चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। पूरे विश्व के मिट्टी को, जो कि कटिबंधीय, अंतराकटिबंधीय, कटिबंधांतरिक और अपार्श्विक मिट्टी। कटिबंधीय मिट्टी को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा जाता है, पेडोकल और टुंड्रा। पेडोकल मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पेडोकल में छोटी घास वाली मिट्टी, जिसमें चार्नोजम, स्टेप्स, भूरी मरुस्थलीय, जबकि पेडोल्फर में मरुस्थलीय मिट्टी। पेडोल्फर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें लंबे घास वाली मृदा और वन प्रदेश की मृदा। लंबे घास वाली मिट्टी में पर्जौलिक, पेयरी, उपोष्णकटिबंधीय लाल पीली मिट्टी, उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी। वहीं वन प्रदेशों की मिट्टी में पर्जौलिक और लेटेराइट मिट्टी होती है। जबकि कटिबंधांतरिक मिट्टी में उपजाऊ और अनुपजाऊ 2 प्रकार की मिट्टियों में वर्गीकृत किया जाता है। अपार्श्विक मिट्टी में को जलोढ़, हिमोड़ तथा लोएस 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग इसमें से कुछ मिट्टियों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसके पूरे विश्व पर इसके मानचित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जिसे हम देख पा रहे हैं, पूरे विश्व के मिट्टी को 10 भागों में यहाँ विभाजित किया गया है, जिसमें पर्जौलिक, लेटेराइट, चार्नोजम मरुस्थलीय, टुंड्रा, जलोढ़ एवं 10वें वर्ग के अंतर्गत विविध प्रकार के मृदा को रखा गया है, जिसको कि हम शेड के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हम कुछ मिट्टियों के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। जैसे कि पर्जौल मिट्टी, यह मिट्टी उत्तर ध्रुवीय, दीर्घ शांत ऋतु एवं संक्षिप्त ग्रीष्म ऋतु वाले
प्रदेशों में जहाँ कुंदारी वन मिलते हैं वहाँ पाई जाती है। अलास्का, स्कैंडिनेविया तथा रूस के अधिकांश उत्तरी भागों में ऐसी मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी की गहराई कम होती है। इसमें कुछ जैव पदार्थ सतह के नीचे 2 इंच तक ही पाए जाते हैं। इसके नीचे बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। जबकि पॉडजोलिक मिट्टी जो है, पॉडजोलिक मिट्टी प्रदेश दक्षिण में मिलते हैं। यद्यपि यहाँ भी पॉडलाइजेशन प्रक्रिया काम करती है, तथापि अपेक्षाकृत कम ठंडे होने के कारण यहाँ जीवाणु अधिक पैदा होते हैं तथा सक्रिय रहते हैं। मिश्रित वनों की चौड़ी पत्तियों से अपेक्षाकृत अधिक जीवाश्म भी मिलता है। लेटेराइट मिट्टी आर्द्र उष्ण भाग में, विशेषतः विषुवत रेखीय वनों में यह मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लेटराइजेशन की प्रक्रिया काम करती है। इस मिट्टी की गहराई अधिक होती है। इसमें अपक्षालन तथा अपवहन के कारण जैव पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की कमी होती है, अतः यह मिट्टी एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है। उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है चरनोजम मिट्टी, जिसको कि हम लोग छोटी घास वाली मिट्टी के अंतर्गत हम लोग वर्गीकृत किए हैं। चरनोजम मिट्टी यह छोटी घास वाले भागों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी की गहराई 2.5 से 3 फुट तक होती है। संयुक्त राज्य में यह मिट्टी प्रेयरी मिट्टी वाले प्रदेशों के पश्चिम 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। यूक्रेन में भी प्रेयरी मिट्टी प्रदेश के दक्षिण में 600 किलोमीटर लंबी तथा 300 से 500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह मिट्टी मिलती है। भूरी स्टेप मिट्टी उसी का एक भाग है, छोटी घास वाली मृदा का। यह चारनोजन तथा मरुस्थलीय मिट्टी के मध्य में पाई जाती है। इसमें जैव पदार्थ अपेक्षाकृत कम होते हैं तथा चूने की परत अपेक्षाकृत ऊपर मिलती है। उसी प्रकार मरुस्थलीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी अत्यंत शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। इसमें जैव पदार्थ नहीं मिलते हैं। अब अगर हम लोग कटिबंधांतरिक मिट्टी के बारे में देखा जाए तो इन मिट्टियों पर जलवायु तथा वनस्पतियों की अपेक्षा मूल चट्टानों का प्रभाव अधिक होता है। कटिबंधांतरिक जो मिट्टी है, इन मिट्टियों पर मूल चट्टानों की कुछ विशेषताओं अथवा जल प्रवाह संबंधी विशेष परिस्थितियों का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसी मिट्टियाँ उपजाऊ एवं अनुपजाऊ दोनों प्रकार की होती हैं। रेडजीना मिट्टी उपजाऊ मिट्टी का उदाहरण है, जिसका निर्माण शीघ्र टूटने तथा घुलने वाली चूना पत्थर की चट्टानें से होती है। इनका अपक्षालन अधिक मिट्टी तथा मूल चट्टानों से प्राप्त होते रहते हैं। यह मिट्टी अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में मिलती है, जहां अपक्षालन के कारण अन्य प्रकार की मिट्टियां अनुपजाऊ होती है, अतः इस मिट्टी का महत्व अधिक होता है। उसी प्रकार लावा से प्राप्त रेगुर मिट्टी भी इसका उदाहरण है। अब अगर अपार्श्विक मिट्टी देखा जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, जलोढ़, हिमोड़ तथा लोएस मिट्टियाँ एक स्थान पर पर्याप्त समय तक नहीं रह पाती हैं। अपार्श्विक मिट्टी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इन मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया विशेष का जलोढ़, हिमोड़ तथा लोएस मिट्टियाँ एक स्थान पर पर्याप्त समय तक नहीं रह पाती और उन पर मिट्टी निर्माण की किसी प्रक्रिया विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह मिट्टियाँ अविकसित होती है, अर्थात इसमें विभिन्न स्तरों का निर्माण नहीं होता है। इन्हें अपार्श्विक मिट्टी कहते हैं। इनमें विभिन्न स्थानों के जैव पदार्थों एवं खनिजों का समावेश होता है। इसके कुछ उदाहरण जो अपार्श्विक मिट्टी है, जलोढ़, हिमोड़ और लॉयस, जैसे कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा विश्व में व्यापक स्तर पर मिलता है। यह मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता, अपेक्षाकृत कम अपक्षालन तथा अधिक नमी मिलती है। इसमें कभी कभी जल प्रवाह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। आर्द्र तथा शुष्क सभी प्रकार की जलवायु में यह मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण एवं पूर्व एशिया में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। इन भागों में कृषि के लिए अधिक उपयुक्त जलवायु मिलती है। मानसून जलवायु वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखे की स्थिति अथवा शुष्क प्रदेशों में शुष्कता को सिंचाई व्यवस्था के द्वारा दूर किया जाता है। मिस्र, इराक, पाकिस्तान, भारत इत्यादि क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार व्यापक मिलता है।
इस प्रकार देखा जाए तो पूरे विश्व में अलग अलग जलवायु, अलग अलग धरातलीय स्वभाव के कारण मिट्टियों के स्वभाव और मिट्टियों के प्रकार में काफ़ी अंतर पड़ता है, जिसके कारण कृषि की पद्धति में भी अलग अलग भिन्नता देखने की मिलती है। अब अगर मृदा संरक्षण के बारे में देखा जाए तो मिट्टी के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मृदा संरक्षण अनिवार्य है। मिट्टी संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखना, मिट्टी की उर्वरता तथा अन्य तत्वों की अभिवृद्धि करना अथवा कम से कम अपेक्षित मात्रा एवं अनुपात को बनाए रखना एवं दीर्घकाल तक उत्पादन करते रहना। इसके लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना अति आवश्यक है। मिट्टी संरक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक कदम मिट्टी के उपयोग करने वालों में यह जागरूकता लाना है कि मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखा जा सकता है तथा इसकी उर्वरता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना संभव है। मिट्टी संरक्षण की विधियाँ तथा उपाय मिट्टी की पारिस्थितिकी दशा तथा समय के अनुसार अलग अलग होते हैं। पारिस्थितिकी का तात्पर्य जलवायु, वनस्पति, धरातल आदि सभी तत्वों की विशेषता है जिसका मिट्टियों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रचलित भूमि उपयोग पद्धति तथा परंपराएं भी सम्मिलित है। भूमि संरक्षण की विधियां ऐसी होनी चाहिए जो कि इन सभी परिस्थितियों में उपयोगी हो सके। भूमि की दशा का यह मतलब है कि मिट्टी कटाव तथा उर्वरता के संदर्भ में किस स्थिति में है। समय का महत्व इसलिए अधिक है कि मिट्टी संरक्षण की दिशा में किसी विषम समस्या के उत्पन्न होने के पहले ही कदम उठाना चाहिए। यदि समस्या उत्पन्न हो गई तो अनुकूल समय से लाभ उठाना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता ह्रास को रोकने की दिशा में सबसे पहला कदम भूमि उपयोग नियोजन है, जिसका मूल तत्व भूमि उपयोग तथा भूमि उत्पादन शक्ति का समंजन करना है। इसके अंतर्गत भूमि के विभिन्न आवश्यक उपयोग जैसे वन, कृषि, अन्न उपयोग आदि में समुचित आवंटन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग नियोजन के कार्यान्वयन में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ भूस्वामियों का भी सहयोग अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ कार्य देखा जाए तो मिट्टी संरक्षण के लिए कुछ उपाय जो हैं वो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे फसलों के हेर फेर। भूमि पर लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के उस तत्व विशेष का शोषण हो जाता है जिसको फसल विशेष अधिक ग्रहण करता है और मिट्टी के तत्वों का संतुलन भंग हो जाता है। कई फसलों के क्रमबद्ध हेर फेर से मिट्टी के विभिन्न तत्वों का बारी बारी से शोषण होता है और फसलों के हेर फेर करके उगाने से मिट्टी तथा किसान दोनों को लाभ होता है। उसी प्रकार से आवरण फसलों का उपयोग। जिस मिट्टी को परती छोड़ना हो उसमें आवरण फसलों लगा देना चाहिए। कई पौधों जैसे ढैंचा इस प्रकार के होते हैं जो भूमि के कटाव को रोकने के साथ साथ मिट्टी और जैव पदार्थ एवं हरी खाद भी प्रदान करते हैं। जैविक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग। विविध प्रकार के जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलियां, डंठल, बीज, छिलके आदि मिट्टी को महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं। इनका समुचित उपयोग मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। उर्वरक तथा खादों का प्रयोग। मिट्टी से शोषित खनिजों की पुनः आवृत्ति करने के लिए विविध रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। इनके उपयोग से पहले मिट्टी विश्लेषण करना तथा यह जानना आवश्यक है कि किस खनिज तत्वों की कमी है। उसी प्रकार से जैव पदार्थ एवं जल सम्यक का संबंध। मिट्टी संरक्षण के सभी उपायों की सफलता अंततः मिट्टी के जैव पदार्थों तथा जल के अनुकूल साहचर्य पर निर्भर है। इन दोनों में समुचित साहचर्य के बिना मिट्टी निर्माण प्रक्रिया सुपरिचालन नहीं हो सकती। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट तथा विरल तत्वों का उपयोग। जिस मिट्टी में अम्ल अधिक होता है उसमें कैल्शियम का व्यवहार आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार मिट्टी को सुपोषित तथा उर्वरक बनाए रहने हेतु उसमें विरल तत्वों जैसे कोबाल्ट, बोरान, जस्ता आदि का होना भी आवश्यक है। अन्य खनिज तत्वों तथा जैव पदार्थों की उचित मात्रा होते हुए भी यदि मिट्टी में ऐसे तत्वों की कमी हो जाए तो पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। परंतु इन तत्वों की आवश्यक मात्रा इतनी अल्प होती है कि बिना मिट्टी विश्लेषण तथा मिट्टी रसायन की ज्ञाता की सहायता से इनका उपयोग कठिन होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमने आज के क्लास में
मिट्टी संरक्षण, सबसे पहले तो हमने मिट्टी के बारे में बताया, उसका वर्गीकरण और विश्व के कुछ मिट्टियों की परिभाषा के साथ उनके क्षेत्र के बारे में बताया, साथ ही मिट्टी के संरक्षण के बारे में हमने बताया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से यह समझ में आएगा। अगले चैप्टर में हम कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।